ये है साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। एमसीडी के संयुक्त सदन में आम आदमी पार्टी के पार्षद राकेश कुमार की बीजेपी पार्षद नीरज गुप्ता ने पिटाई की। आपकी टोपी पहनकर बैठने पर विवाद हुआ। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का अखिलेश की सरकार पर बड़ा हमला। कहा, मथुरा कांड में सपा सरकार का हाथ, केंद्र और राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से मथुरा कांड हुआ। सीबीआई को सौंपी जाए जवाहर बाग घटना की जांच। मायावती का केंद्र सरकार पर भी हमला। कहा, साध्वी प्राची के बयान पर चुप क्यों है सरकार, केंद्र की शह पर विवादित बयान देने का लगाया आरोप। बिहार में 200 नील गायों को मारने के मामले में मोदी के 2 मंत्री आमने सामने। मेनका गांधी ने कहा, राज्यों को पत्र लिखकर जानवरों को मारने के लिए कह रहा है पर्यावरण मंत्रालय। उधर जावड़ेकर का पलटवार। कहा, कानून के दायरे में दिए गए सारे आदेश। गुलबर्ग सोसाइटी मामले में सजा का ऐलान कल तक के लिए टला। अहमदाबाद कोर्ट 24 दोषियों को अब कल सुना सकती है सजा। 36 आरोपी हुए हैं मामले से बरी। और जोधपुर में एटीएम के अंदर बदमाश ने किया हमला। पैसा निकालते वक्त युवक पर चाकू से कई वार किए। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने बदमाश को धर दबोचा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और वक्त प्राइम एजेंडा का है। इसे मायावती का चुनावी बिगुल कहें या फिर ललकार, आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश की सपा सरकार और केंद्र सरकार की जमकर बखिया उधेड़ी। सीधे समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव को टारगेट किया और उनको अपना चुनावी एजेंडा बताते हुए कहा कि हमारी सरकार बनी तो सपा के सभी गुंडों को जेल भेजा जाएगा। इतना ही नहीं, मथुरा कांड में मायावती ने सीधे तौर पर सपा सरकार का हाथ बताया। कहा कि सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश में हर अवैध कब्जे की जानकारी है। मथुरा का अवैध कब्जा भी उनकी जानकारी में था। मथुरा कांड की सीबीआई जांच की मांग दोहराते हुए बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पूरी घटना की राज्य की सपा और केंद्र की बीजेपी सरकार की लापरवाही से कहा। मामले को गंभीरता से न लेने का आरोप लगाते हुए मायावती ने कहा कि दोनों ही पार्टियां आपस में मिली हुई हैं और अब यह खेल पर्दे के पीछे नहीं बल्कि खुल के हो रहा है। उन्होंने कहा कि दाल में थोड़ा नहीं बल्कि बहुत काला है, इसलिए सपा सरकार सीबीआई जांच से बच रही है। मायावती का बयान सीधे सीधे समाजवादी पार्टी की शासन व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। सवाल है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार पर जब इतने सवाल उठेंगे तो अगले चुनाव में उसकी दाल कैसे गलेगी। आखिर अखिलेश की सरकार की दाल में काला क्यों है? क्या काली दाल खाना पसंद करेगी उत्तर प्रदेश की जनता? सवाल यह भी है कि मथुरा कांड की जांच सीबीआई से कराने में सपा सरकार को दिक्कत क्या है? यह सवाल उठता रहा है इस पूरे मामले के बाद। मायावती एक मंजी हुई नेता है, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। शासन प्रशासन के दांव पेचों को वो अच्छी तरह समझती हैं। अगर उन्होंने सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव और प्रदेश की सरकार पर आरोप लगाए हैं तो उसके खास मायने होंगे। इस सब के इतर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर एक खास किस्म की रणनीति बनाई है। आज प्राइम एजेंडा में उस पर बातचीत करेंगे। मायावती की तरह बीजेपी ने भी मथुरा हिंसा और अवैध कब्जे को लेकर अखिलेश सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है और इसके तहत बीजेपी ने एक ईमेल आईडी जारी की है जो प्रदेश की जनता को सरकारी निजी जमीनों और मकानों पर अवैध और जबरन कब्जे को छुड़वाने में मदद करेगी। इस मेल आईडी पर आई शिकायतों को लेकर जिले या फिर इलाके के बीजेपी नेता प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर न्यायिक अधिकारियों तक का दरवाजा खटखटाएंगे और जल्द सुनवाई के लिए दबाव बनाएंगे। यानी उत्तर प्रदेश में जो
भूमाफिया राज है या फिर जो जमीनों पर अवैध कब्जे हैं, चाहे वो निजी जमीनों पर हो या फिर सरकारी जमीनों पर हो, खासकर क्योंकि मथुरा के मामले में हमने देखा कि 250 एकड़ का जवाहर बाग, उस पर अवैध कब्जा था 2 साल से राम वृक्ष का। इस मुद्दे को भांपकर बीजेपी ने एक बाकायदा ईमेल आईडी जनरेट की है और यह कहा है कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में इसे चुनावी मुद्दा बनाएंगे और अवैध जमीनों के कब्जे हम छुड़वाने का काम करेंगे। हमारे नेता प्रशासन का और अदालतों का दरवाजा खटखटाएंगे। यह कितनी बड़ी चुनावी चाल साबित हो सकती है, इस पर भी हम जरा रोशनी डालेंगे। आज प्राइम एजेंडा इन्हीं दोनों मुद्दों पर है। और कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम परिचय करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में हैं बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार त्रिपाठी जी। अरुण जी, आपका बहुत स्वागत है प्राइम एजेंडा में। हमारे साथ देवेंद्र प्रताप सिंह हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं, नेता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। देवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ दिनेश सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता नेता भारतीय जनता पार्टी। दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। देवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हम पहले जरा बीएसपी पर चर्चा करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि बीएसपी का कोई प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े। हम एक शुरुआती टिप्पणी लेना चाहते हैं अरुण जी आपसे। इस वक्त जो सियासी माहौल है उत्तर प्रदेश में और बीजेपी के बीएसपी के आप किसी भी नेता का बयान सुने, चाहे वो बहन कुमारी मायावती का बयान हो जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, आप दूसरे नेताओं प्रवक्ताओं के बयान सुने, हालांकि बीएसपी में कोई प्रवक्ता है नहीं, उस लिहाज से एक किस्म का ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जैसे चुनाव हक में चला गया है या फिर उस तरह की पूरी बिसात या वो माहौल उनके लिए तैयार है। इसके पीछे कोई ठोस आधार है या फिर ये ओवर कॉन्फिडेंस ही ज्यादा है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से जो हमारी बातचीत होती है और जो अनौपचारिक रूप से होती है, क्योंकि बहुत कम नेता या प्रवक्ता उनके चैनलों पे आते हैं और बयान अखबारों में कम देते हैं। सुहेंद्र जी बैठे रहते हैं अक्सर, बाकी तो और भी नेता हैं जो कमी दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अभी निश्चित तौर पे उनका ये मानना है कि अपने आप ही जनता हमारी तरफ झुक रही है और जैसा माहौल बन रहा है कानून व्यवस्था को लेकर के, और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर जो अखिलेश सरकार की नाकामी है वो लगातार जो है बहुजन समाज पार्टी के खाते में एक एक नंबर जोड़ती चली जा रही है। एक एक ईंट उनकी जो है दीवार पर चढ़ती चली जा रही है और उनके जनाधार, उनकी तरफ मतदाताओं के रुझान या झुकने की जो गति है वो तीव्र होती जा रही है, ऐसा उनके लोगों का मानना है। ऐसा कोई मेरा आकलन नहीं है। तो ये वो महसूस करके वो सोचते हैं कि खामोश ही बैठे रहेंगे तब भी हमारे पक्ष में बहुत सारा माहौल बनेगा। लेकिन अब चूंकि जो है वो लोहा बहुत गर्म है, तो बहन जी ने सोचा है, और वो मतलब जाहिर सी बात है, एक मजी हुई राजनेता है, 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो ऐसे मौकों पर चोट करना वो अपना राजनीतिक कर्तव्य समझती हैं और उन्होंने चोट की भी है। अब इसका कितना लाभ वो ले जाएंगी, कितना भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसके पास जो है एक वेल आयल्ड मशीनरी है और जो विधिवत ढंग से प्रचार करना जानती है, किसी को बदनाम करना जानती है, अपने नेता की छवि को उज्जवल बनाना जानती है, बहुत कुशल ढंग से वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की छवि निर्माण का कौशल जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी के भीतर है। बिल्कुल ठीक। तो किसी की छवि को हुक्का बना सकती है, किसी को वो बदनाम कर सकती है और किसी को बहुत उज्जवल छवि का वो प्रस्तुत कर सकती है। जो हो रहा है, हाँ, जो कि हो रहा है। तो हो सकता है कि अखिलेश सरकार की छवि के खराब करने में भारतीय जनता पार्टी की अपनी योजना भी हो और वो एक एक कदम में लगातार फंसते भी चले जा रहे हैं अखिलेश जी, जैसा कि दिखाई पड़ रहा है। तो अभी जो स्थिति है वो बहुजन समाज पार्टी बीच में जो कुछ जो है वो सर्वेक्षण भी आए थे जिसमें लगभग उसे बहुमत के करीब जताया गया था और इससे उनमें एक तरह का आत्मविश्वास भी बढ़ा था, जिसके बारे में सपा का और स्वयं मुख्यमंत्री जी का भी कहना था, जो उन्होंने मेरे से भी एक आध बातचीत में कहा कि इससे लगता है कि उनकी टिकट की दरें बढ़ गई हैं, जो टिकट के रेट उनके पहले थे वो अब इंक्रीज कर गए हैं। तो ये तमाम तरह की पैंतरेबाजी उत्तर प्रदेश में चल रही है। सर, आपका तजुर्बा क्या बता रहा है, ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? मतलब आकलन में थोड़ी ज्यादा अतिवादी स्थिति दिखाई दे रही है या फिर उत्तर प्रदेश धीरे धीरे उसी रास्ते पर बढ़ रहा है? नहीं, बहुजन समाज पार्टी के लिए मैं कोई ओवर कॉन्फिडेंस की बात तो नहीं कहूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश
जिस तरह का जटिल समाज है, जातियों में बटा हुआ, उत्तर प्रदेश जो है तमाम धार्मिक समुदायों में बटा हुआ, बहुत सारे मुद्दे जो उभर करके अभी सतह पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो उनकी अंडर करंट है। जैसे कि अशोक सिंघल जी के निधन के बाद अयोध्या में जिस तरह का जो है वो प्रभाव देखा गया, जिस तरह के सारे पोस्टर अशोक सिंघल जी के दिखे अयोध्या में, उनके सपनों को पूरा करने की बात दिखी, बजरंग दल का प्रशिक्षण दिखा और उसके बाद कारसेवकपुरम में हलचल दिखी, तो वो एक अंडर करंट उस बड़े मुद्दे की उत्तर प्रदेश में या अयोध्या में है। यानी टीवी की भाषा में अगर कहें हम अरुण सर, तो जो हुंकार मायावती ने आज भरी है उसके पीछे एक ठोस आधार उन्हें या उनकी पार्टी को दिखाई देता है, इसलिए इतने तीखे शब्द निकल रहे हैं और इतने जोरदार हमले वो प्रदेश की सरकार पर और केंद्र की सरकार पर बोल रहे हैं। एक बात राजीव जी मैं ऐड कर दूं कि जो है 2007 के चुनाव की स्थिति थी, जो 2012 के चुनाव की स्थिति थी, आज 2017 में जो चुनाव आने वाला है उसमें स्थिति फर्क है। तब जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हतोत्साहित थे, उनके पास केंद्र में जो है वो मजबूत नेतृत्व नहीं था, या हारा हुआ आडवाणी जी का नेतृत्व था। आज मोदी जी का जो है एक बहुत दिग्विजयी किस्म का नेतृत्व है। प्रदेश में भले उनके पास नेता नहीं है, लेकिन प्रदेश के लोग उत्साहित हैं। तो इस तरह से मुकाबला त्रिकोणीय बन रहा है उत्तर प्रदेश में। पहले 2012 की तरह एक तरह से आमने सामने दो दलीय जो मुकाबला है वो बनता हुआ नहीं है, उससे अलग तस्वीर उत्तर प्रदेश की बन रही है। जी, दिनेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश जी, हम समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि का इंतजार कर रहे हैं, उनसे हम बहुत सारे सवाल लेंगे, लेकिन आप लोगों के लिहाज से आज मायावती ने 2-3 चीजें बड़े स्पष्ट तौर पर कही। एक तो उन्होंने ये कहा कि साहब अब ये पर्दे के पीछे की चीज नहीं है कि आपका और समाजवादी पार्टी का गठजोड़ है, अब तो ये खुलेआम दिख रहा है। अगर ऐसा ना होता तो मथुरा कांड हमारे सामने न होता। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार की जो स्थिति है वो तो है ही, लेकिन केंद्र ने भी मथुरा कांड को लेकर कोई बहुत अच्छी भूमिका नहीं निभाई है। क्या कहेंगे सर? राजीव जी, मायावती के पास कहने के सिवा और कुछ तो उनके पास है ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ किसका गठजोड़ है ये उत्तर प्रदेश की जनता बाखूबी देख रही है कि मायावती जी इतने दिन थी कहां। ये कोई आज पहली घटना थोड़ी है मथुरा की। मथुरा के पहले भी तमाम घटनाओं पर घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन मायावती के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। तो गठजोड़ मुझे लगता है कि भाजपा और सपा का नहीं बल्कि बसपा और सपा का है। यही समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि हमारी सत्ता आने के बाद जितनी हाथियां लगी है मैदान में, जितनी मूर्तियां लगी है मायावती का, सब ध्वस्त कर दिए जाएंगे। और यही जब मायावती की सत्ता होती है तो कहते हैं कि सारे गुंडे जो है प्रदेश छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन मायावती की सत्ता आती है तो सारे गुंडे हाथी पर सवार हो जाते हैं, और समाजवादी पार्टी की सत्ता आती है तो सारे गुंडे साइकिल पर सवार हो जाते हैं। तो मिली भगत तो इन दोनों लोगों की है। और दूसरी चीज जो अरुण जी कह रहे थे कि देखिए महाभारत का युद्ध भी 2 ही विषय पर हुआ था राजीव जी, एक जमीन के विषय पर और दूसरा जो है महिला के इज्जत के विषय पर। और यही आगामी जो पिछले चुनाव बीते हैं, यही मुद्दा हरियाणा में भी था, यही मुद्दा महाराष्ट्र में भी था, आज यही मुद्दा उत्तर प्रदेश में भी है। आज समाजवादी पार्टी के नेता या तो खुद प्रश्रय देकर उस जमीन को हड़पने का काम कर रहे थे जिसके कारण से महाभारत हुआ था, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की इज्जत किस तरह से नीलाम हो रही है, उस महाभारत की घटना की याद फिर से दिलाई जा रही है। आपने पहली लाइन कहा कि हम समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि का इंतजार कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनता उस चुनाव के घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा है कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सामने आए। जैसे आप इंतजार कर रहे हैं कि आप उनसे प्रश्न पूछे, वैसे उत्तर प्रदेश की जनता चाहती वो आए और अपने 5 साल का हिसाब वो 5 मिनट में इस जनता उत्तर प्रदेश की कर देना चाहती है। और राजीव जी अभी नहीं करी जी, लोकसभा के चुनाव में अगर देखिए तो उत्तर प्रदेश की जनता ने फैसला कर चुकी थी इन सारे दलों का। दिनेश जी, हम देवेंद्र जी को शामिल करें और इन सारी रणनीतियों के बीच में कांग्रेस की रणनीति क्या है इसको समझें। इससे पहले एक सवाल आप ही से जुड़ा हुआ, चूंकि आपने जिक्र कर दिया महाभारत काल का, क्या यही वो पौराणिक राजनीतिक समझ है जिसके चलते आपकी पार्टी ने बाकायदा एक ईमेल आईडी जनरेट करने का फैसला किया है जो उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं को हटाने का काम करेगी और सरकारी और गैर सरकारी जमीनों पर जो अवैध कब्जे हैं उनको लेकर आपके नेता और कार्यकर्ता अब लड़ाई लड़ेंगे?
राजीव जी, विपक्ष का ये काम होता है कि सत्ता पक्ष कहीं अगर चूक कर रहा है तो विपक्ष का काम है उसको इंगित करना, और भारतीय जनता पार्टी अपनी इस विपक्ष की भूमिका को उत्तर प्रदेश में निभा रही है। हम विधानसभा से लेकर सड़कों तक, सड़क पर भी उनकी पोल को खोल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कानून का राज तो है ही नहीं है। आप अगर देखिए कि किस तरह की घटनाएं प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में घटित हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता को एक राहत आपकी मिलेगी। बात को अगर सीधे तौर पर हम कहें दिनेश जी, भेजेंगे कहीं उनके साथ जायती हो रही, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग संघर्ष करेंगे। दिनेश जी, क्या उत्तर प्रदेश का भी वही हाल है? आप ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या जो जाट आरक्षण के दौरान हरियाणा का बन गया था, कुछ वैसी स्थिति है क्या उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश का वही हाल है जो हरियाणा का बना था पहले, चुनाव के पहले। उत्तर प्रदेश का वही हाल है जो अभी आसाम का बन गया था। वही स्थिति है। नहीं, हरियाणा से और व्यवस्था वहां थी। सर, हरियाणा से तुलना नहीं कर रहे हैं आप। कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस ही नहीं कर रहा है। तो ठीक है। आज उत्तर प्रदेश में, आप उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में बिजली कब आएगी कब नहीं जाएगी? अगर एक दो जिलों को छोड़ दीजिए तो क्या उत्तर प्रदेश वही सैफई और इटावा में ही बसता है? क्या एक ही परिवार की बेरोजगारी दूर हो सकती है? नहीं, हमारा यही कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं ना। नहीं, हरियाणा से तुलना आप क्यों नहीं करना चाहते? उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? नहीं सर, हरियाणा से तुलना क्यों नहीं करना चाहते? मतलब हरियाणा में जिस तरह की अराजकता हुई थी, जैसे हरियाणा की जनता ने, जैसे कि हरियाणा की जनता ने हुड्डा सरकार को नेस्ता नाबूद करके वहां भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बना के अपना आक्रोश, जिस सरकार में हरियाणा जल गया, जनता का आक्रोश उत्तर प्रदेश जिस सरकार में पूरा हरियाणा जल गया जाट आरक्षण की आग में, और आपकी सरकार कुछ नहीं कर पाई। हमने भारत में कांग्रेस मुक्त किया है, वैसे उत्तर प्रदेश को सपा और बसपा से मुक्त करना, यही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। अच्छा, ठीक है। एक और आज उन्होंने हमला किया दिनेश जी, वो हमला ये किया कि साध्वी प्राची, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ये मानते हैं कि उनका साध्वी प्राची से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन साध्वी प्राची फिर भी जहर बुझे बयान देती रहती हैं। आज वो केंद्र को कटघरे में खड़ा कर रही थी मायावती जी। वो ये कह रही थी कि केंद्र की शह पर न केवल साध्वी प्राची बल्कि इस तरह के तमाम नेता समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। आपकी केंद्र की सरकार उन पर कोई न कार्रवाई करती है न उन पर लगाम लगाती है। क्या ये बात सही है? राजीव जी, हमारे अगर किसी नेता ने सड़क पर कोई गलती की है तो उसने संसद में माफी मांगी है, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। एक दो उदाहरण बता दें सर। साध्वी प्राची के एक दो उदाहरण सर, एक दो उदाहरण। हिंदू मुस्लिम सिख इकाई के साथ मिलकर दिनेश जी, एक दो उदाहरण भी अगर रखेंगे तो अच्छा लगेगा दर्शकों को। बहुत उदाहरण अभी उदाहरण है, कई उदाहरण है ऐसे जो घटनाएं हुई थी जिस पर लोगों ने टिप्पणियां की थी, उस पर लोगों ने, फिर हम वही बात कहेंगे। हरियाणा में जो हुआ, क्या उसके लिए वहां के मुख्यमंत्री ने माफी मांगी? का काम कौन से लोग किया था, जरा उनसे आप पूछिएगा। हम कह रहे हैं ना वही कि हमारा कोई नेता, राजीव जी आपकी कोई व्यक्तिगत राय हो सकती है या मैं बैठ के कोई अपनी व्यक्तिगत राय दूं, लेकिन पार्टी का कोई नेता इस तरह के कभी भी किसी भी बयान के साथ खड़ा हुआ नजर आया तो आप कहिएगा। लेकिन दूसरे दल के साथ क्या होता है, वो बयान भी देते हैं और सारी पार्टी उनके साथ भी खड़ी होती है। अगर पिछले चुनाव में अगर मोदी जी को जहर की खेती करने वाला सोनिया गांधी जी ने कहा था, तो आज क्या कांग्रेस के प्रवक्ता उसका विरोध करेंगे या कोई कांग्रेस का प्रतिनिधि उसके खिलाफ जाएगा? आज आप कह रहे हैं ना प्राची ने ऐसे कहा, तो उसके साथ कौन खड़ा है? ये कोई पार्टी का आप नहीं, मायावती जी कह रही हैं आपकी शह पर कह रही हैं, वो ऐसा कर रही है तो कहने वाले आपकी शह है ये कह रही है मायावती जी। भाई नहीं, मायावती जी को और आप नहीं, आप राजीव जी मायावती से और किस तरह के बयान की उम्मीद आप कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता कर सकती है? आप 5 साल मायावती जी कहां थे, कुछ पता चला? अब चुनाव आ गया है और सोच रहे हैं कि सिर्फ जाति के आधार पर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है। अब लोग विकास चाहते हैं राजीव जी, जैसे सारी चीजों में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन का युग है, वैसे अब ये देश भी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। पहले जाति धर्म मजहब पंथ के नाम पर चुनाव होते थे, अब लोग विकास के नाम पर क्यों आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोग चुनना चाहते हैं? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों आई, महाराष्ट्र में क्यों आई, राजस्थान में क्यों है, और हर जगह विकास की गंगा बह गई, गोवा में क्यों है, आसाम में क्यों आ गई? लोग
फर्क महसूस कर रहे हैं। ठीक है हम कह रहे हैं ना लोग, और दूसरी उस पर भी हम आते हैं, लोग फर्क महसूस कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि हमारी गंगा कैसे बह गई, तो भारतीय जनता पार्टी को आप बताएं कि हमारे पास 2 सांसद थे। हम गलतियों से सीख लेते हैं, अगर हम में कहीं कोई कमी है तो हमको सुधार करते हैं। अगर हम पहली बार परीक्षा देने गए, कोई प्रश्न हमसे छूट गया, तो अगली बार हम चाहते हैं कि पूरी तैयारी के साथ जाएं। ये बाकी लोग गेस्ट पेपर वाले लोग हैं। मायावती की पार्टी, उत्तर प्रदेश में आप गलती से क्या सीख रहे हैं, इस सवाल पर आएंगे सर। उत्तर प्रदेश में चुनाव है आने वाले दिनों में, वहां आपने गलती से क्या सीखा, इस सवाल पर आएंगे। अरुण जी की टिप्पणी लेंगे इस पर, लेकिन हम अरुण सर पहले जरा देवेंद्र जी की एक टिप्पणी लेना चाहते थे। लेकिन खैर आप कहें, एक तो अपनी बात भी कहें जो आप कह रहे हैं, और दूसरा ये जो साध्वी प्राची का मसला उठाया, डेवलपमेंट का मसला उठाया, और एक हमला जो मायावती जी ने किया वो ये कि साहब अब तो ये पर्दे के पीछे की बात भी नहीं रही, खुल्लम खुल्ला दोस्ती है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ सियासी आरोप या इनमें कोई दम? अरुण जी देखिए, एक बात तो ये है कि जैसे कि अभी दिनेश जी जो कह रहे हैं कि हम तो तैयारी करके इम्तहान देते हैं और उस तरह से अच्छे नंबर लाते हैं, मुझे कई बार संदेह भी होता है, क्योंकि अभी बिहार में जो टॉपर महोदय थे उनकी तैयारी कैसी थी ये जाहिर हो गई। और उत्तर प्रदेश की भी जो मौजूदा स्थिति है, अगर जांच कराई जाए तो माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो परिणाम आए हैं उसमें किस तरह के लोगों को 95-96% मिले हैं, तो बिहार जैसा ही घोटाला उत्तर प्रदेश में भी सामने आएगा जी। उत्तर प्रदेश में जिस तरह के नंबर मिले हैं लोगों को, उत्तर प्रदेश के बोर्ड में, इंटरमीडिएट में, हाई स्कूल में, हम लोगों को फर्स्ट क्लास लाने में जो है पसीने छूट जाते थे, और अगर 60% नंबर आ जाते थे तो मतलब इतने मिठाई, इतने लड्डू बंटते थे कि बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। आज जिन बच्चों को शुद्ध हिंदी लिखनी नहीं आती है, शुद्ध जो है वो अंग्रेजी की बात छोड़ दीजिए, वो 90+ हाँ, वो 90+ लेकर के आए हैं। तो ये जो जिस रूपक के तहत दिनेश जी ने जो बात कही है, वो मुझे बोर्ड के आजकल के नंबरों से मिलती जुलती चीज लगती है, और ये ध्रुवीकरण के हथकंडे कांग्रेस ने भी अपनाए थे। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी समाज में संयम कायम करते हुए, सद्भाव कायम करते हुए विकास करती है, तो ये निश्चित तौर पे जो है उसके शासन की स्थिरता होगी, स्थायित्व होगा। लेकिन जो विवादित बयान देने वाले हैं, जो माफिया लोग हैं और जो गुंडई बदमाशी करते हैं, राजीव जी मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, वो जैसे ही जिस पार्टी की बयार चलती है उसमें शिफ्ट कर जाते हैं, और वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, वो उनको टिकट देती है और वो लोकसभा और तमाम जगहों पर जो है वो विद्यमान रहते हैं। मुझसे नाम मत लिवाइए, पूर्वांचल में नारा लगता है कि पूर्वांचल में रहना है तो क्या क्या कहना है, और जो है और उसके अगल बगल के अवध के तमाम जो है जिलों के लोग लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। तो और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में भी बहुत सारी विवादित, उनके जो है वो क्राइम रिकॉर्ड के बारे में बहुत सारी चीजें छपी हैं। तो ये कहना सुनना कि हम बड़े बेदाग हैं और हमारे आते ही सारे माफिया और गुंडों की जो है वो मतलब हवा निकल जाएगी। दिल्ली में अफ्रीका से संबंध खराब होने जा रहे हैं, अफ्रीकी देशों से, जो कानून व्यवस्था की स्थिति दिल्ली में हो गई है। दिल्ली में सुबह सुबह आप कनॉट प्लेस में खड़े हो जाइए, मैं नशे की सौदागरी दिखा दूंगा आपको कनॉट प्लेस में जो होती है। तो इस तरह की चीजें जो है जहां पे भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कानून व्यवस्था है, और हरियाणा का तो जिक्र आपने बार बार किया है, तो उसके तरफ जो है दिनेश जी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो रामराज आ जाएगा और बहुत जो है सतयुग आ जाएगा। ऐसी जो है बातें करने के पहले हमें समाज में व्यापक बदलाव करना होगा, वो सभी के हित में होगा। कोई एक पार्टी नहीं ला सकती जब तक समाज में एक लोकतांत्रिक और एक सद्भावपूर्ण क्रांति नहीं होगी, तब तक वो स्थिति नहीं आएगी। मुझे लगता है क्राइम जो है सोसाइटी में रहता है, और क्राइम जो क्रिमिनल्स हैं वो पार्टी के साथ शिफ्ट करते हैं। जी, लीलावती कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। लीलावती जी, आपका बहुत स्वागत है। हम आपका इंतजार कर रहे थे और दिनेश जी भी इंतजार कर रहे थे, कई सवाल उनके पास थे, और हमारे साथ देवेंद्र जी पहले से हैं। देवेंद्र जी, हम बिल्कुल आपके पास आ रहे हैं, बहुत छोटा सा ब्रेक ले लें। ब्रेक के उस पार अरुण जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, दिनेश जी से हम उस बात का भी जवाब लेंगे। क्या ट्यूनिंग है सपा और बीजेपी के बीच में, ये जरा लीलावती जी के नजरिए से अब जानेंगे। ये सिर्फ सियासी हमला है या फिर वाकई इसका कोई सच है, और जरा कांग्रेस पार्टी के नजरिए से भी टटोलेंगे कि ये सारी रणनीतियां तो बन रही है, लेकिन कांग्रेस कहां है, वो क्या तय करने में जुटी है। बीच में हमने पीके की रणनीतियां सुनी थी, लेकिन अब फिर 15-20 दिन से खामोशी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हाजिर हो रहे हैं।
सब ठीक है। डॉक्टर साहब, हाँ बताइए ना, कृष्णा जी ही होंगे ना? मैंने तो बहू से पहले ही कह दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए खानदान की नाक नहीं कटनी चाहिए। लड़की है तो आप ही कुछ उपाय बताइए ना। देखिए, आप पेमेंट की चिंता मत करिए। ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की। ये सोच भी हत्या के समान है। अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं। बेटे की आंख में बेटियों को बलि मत चढ़ाएं। भारत की आन बान शान में हमारी बेटियों का भी योगदान है। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वो कंधे हैं अखिलेश जी के, जिनके प्रयास से सबको साथ लेकर हर समाज, हर वर्ग, हर तबके के लिए योजनाओं की शुरुआत हुई है। गांव में रहने वालों का जीवन स्तर सुधारने के लिए जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना शुरू की। इसमें गांव में पक्की सड़कें और नाली बनाने का काम हुआ। प्रियंका भारती? हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। क्या आपको मालूम है, शादी के बाद कई बार कुछ समस्याएं आ जाती हैं जो इलाज नहीं होती, और ना सही हमसे कहें। अशोक क्लिनिक, चांदनी चौक, दिल्ली। जब है समाधान फिर क्यों है परेशान, आओ अशोक क्लिनिक होके विवाहित जीवनों के। अशोक क्लिनिक, चांदनी चौक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। प्राइम एजेंडा में हम उत्तर प्रदेश की सियासी हालात और इस सब के अलावा मायावती ने आज केंद्र की सरकार और प्रदेश की अखिलेश सरकार पर जो हमला बोला उस पर चर्चा कर रहे हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, शुरुआत में हम आपके पास नहीं आ पाए, अब हम सीधे आपके पास आना चाहते हैं देवेंद्र जी, ये सवाल लेकर कि बाकी सारी पार्टियां तो हम रणनीतियां बनाते हुए, चर्चा करते हुए और बैठकें करते हुए देखते हैं। अभी भी एक बैठक समाजवादी पार्टी की चल रही है, बहुजन समाज पार्टी की भी बैठकें हैं आने वाले दिनों में, लेकिन कांग्रेस की कोई मजबूत रणनीति अभी दिखाई नहीं दे रही है। सर, क्या कोई अंदर ही अंदर खुफिया मजबूत तैयारी चल रही है या कुछ और? राजीव जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत देर से कांग्रेस पार्टी को मौका दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में 2017 के चुनाव में कांग्रेस बहुत ही गंभीरता के साथ, जमीनी हकीकत के साथ काम कर रही है। अभी हम पूरा ध्यान संगठन पे दे रहे हैं और जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के द्वारा जो भ्रष्टाचार, जो अपराध, जो गुंडागर्दी चल रही है, उसके खिलाफ हम जनता के बीच में अभी पिछले ही परसों ही हमने पूरे प्रदेश के ब्लॉक स्तर पे इस गुंडागर्दी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के झूठ, फरेब और जिस तरीके से हमारे कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ, हमारे कांग्रेस के सरकार के द्वारा जो योजनाएं चालू की गई थी उसका नाम बदलने के खिलाफ एक बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर किया गया है। जी, विशाल प्रदर्शन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव के लिए कांग्रेस बहुत ही मजबूती के साथ इन फिरका परस्त, इन जातवादी, इन सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ कांग्रेस संघर्ष कर रही है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अभी तो मैं कह रहा हूं तो ये आपको अतिशयोक्त होगा कि उत्तर प्रदेश में
इस बार कांग्रेस अप्रत्याशित रिजल्ट देगा और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। इतना अप्रत्याशित हो जाएगा सर? उत्तर प्रदेश में 27 नहीं, अप्रत्याशित तो समझ में आता है, लेकिन इतना अप्रत्याशित हो जाएगा कि पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बनाएगी। प्रदेश की जनता, इस समय देश की जनता, ठीक है, इन भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी लीलावती जी बिल्कुल आएंगे मैम, इनसे पूरा ऊब चुकी है। ठीक है, इन्होंने जनता का विश्वास खो दिया है। जिस तरीके से प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे लोगों में नफरत पैदा हो रही है, चारों ओर लूट और घसोट हो रही है। ठीक है, जनता बदलाव चाहती है। ठीक है देवेंद्र जी, हम आते हैं आपके पास, 27 हम सर आते हैं आपके पास, लीलावती जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, हम उनके पास भी जाएंगे, लेकिन बार बार सपा और बसपा भाजपा को, ठीक है सर, ठीक है, वो अप्रत्याशित स्थिति हम सब जरूर देखेंगे और देखना चाहेंगे। बदलाव चाहती है। ठीक है, हमारे साथ वेद प्रताप वैदिक जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, बहुत ही सम्मानित और वरिष्ठ पत्रकार। वैदिक साहब, आपका जो लंबा तजुर्बा रहा है उसके बारे में सारे लोग जानते हैं। आपके नजरिए से इस वक्त उत्तर प्रदेश किस स्थिति में खड़ा है और कौन से राजनीतिक दल का पलड़ा भारी दिख रहा है इस वक्त? ओहो, आपने बहुत कठिन सवाल पूछ लिया है मुझसे। इस समय मुझे नहीं लगता कि कोई भी राजनीतिक दल इस स्थिति में है कि कह सके कि हम सरकार बनाएंगे। सभी दल इस कोशिश में हैं कि सरकार उनकी ही बने। ऐसे में अभी तो समय है, साल भर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या परिस्थितियां आती हैं जी, और उसमें क्या क्या पार्टियों की तरफ से समाधान आते हैं, इस पर निर्भर करेगा कि कोई सरकार बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा जी। या तो वैसे ही होगा जैसे अब से 15 साल पहले हुआ था कि कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी यूपी में, चाहे मायावती भाजपा से मिल जाए, चाहे मुलायम सिंह भाजपा से मिल जाए, या भाजपा इन दोनों में से किसी से मिल जाए और मिलके गठबंधन वाली सरकार बना लेंगे। इसकी संभावना आज के दिन ज्यादा मालूम पड़ रही है, लेकिन साल भर में परिदृश्य काफी बदल सकता है। सिर्फ एक पार्टी इतनी जोरदार बन जाए, उसकी इमेज छवि बन जाए कि लोग कहें कि भाई इन्हीं को मौका दे। वैदिक साहब, बीएसपी बहुत कॉन्फिडेंट लग रही है। बीएसपी के नेताओं के जो रिएक्शन है उनमें एक ऐसा मिजाज है जिससे ऐसा लगता हो कि साहब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जमीन इस तरीके से तैयार हो रही है? कल कुछ भी हो, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि बीएसपी ये जो दावा करे उस पर भरोसा किया जा सके? हाँ, मुझे लगता नहीं है कि इस समय ऐसी स्थिति है कि बीएसपी की सरकार बन जाए। बीएसपी तो लगभग मृतप्राय हो चुकी है, कोई कार्रवाई उसकी तरफ से दिखाई नहीं पड़ती। जोड़ तोड़ जरूर है, लेकिन कोई जैसे होता है बड़े मुद्दों पर नेतृत्व करना, जनता की राय को मार्गदर्शन करना जी, वो मायावती जी उस तरह का कुछ कर नहीं रही, बल्कि अफवाह ज्यादा फैल रही है। वो बीमार हैं या परेशान हैं या राजनीति से उनका मोहभंग है जी। हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती रहती हैं, समय समय पे कोई तो ये बयान भी देती है, लेकिन वो तैयारी दिखाई नहीं पड़ती जिस तरह से वो काम कर रहे जी। बहुत शुक्रिया वैदिक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें शेयर करने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ अपना नजरिया बांटने के लिए। हम अब जरा लीलावती जी के पास जाएंगे, उससे पहले हम जरा एक कमेंट अरुण जी का जरूर लेना चाहेंगे देवेंद्र जी की इस अप्रत्याशित जीत के बारे में जो कांग्रेस का दावा है, और ऐसी जीत कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने तक पहुंच जाए। सर क्या कहेंगे, क्या ऐसी अप्रत्याशित स्थिति कांग्रेस पार्टी के नजरिए से देखने की स्थिति है या नहीं? नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी एक बहुत पुरानी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, लेकिन आज लगता है कि उसकी जो कल्पनाशीलता है, उसकी जो विचारशीलता है और उसमें जो राजनीतिक कौशल है, वो एक कविता है श्रीकांत वर्मा की कि कौशल में विचारों की कमी है।
तो कांग्रेस के भीतर भी जिन विचारों से कोई पार्टी जो है पुनर्जीवित होती है, जैसे कि हमारे जो है दिनेश जी ने कहा कि हम 2 सांसदों से यहाँ तक 283 तक पहुंचे हैं, तो ये निश्चित तौर पे एक चमत्कारिक उपलब्धि है और उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगी संगठनों की कल्पनाशीलता रही है, उनका संघर्ष रहा है। उन संघर्ष को मेरिट डिमेरिट पर हम खारिज कर सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर वह सतत जो है सक्रिय रहे हैं। तो जो सतत सक्रियता है, बंद एयर कंडीशन कमरों में, बंद एयर कंडीशन गाड़ी में बैठने से किसी राजनीतिक दल की जमीनी हकीकत नहीं तैयार होती, जनाधार नहीं तैयार। देवेंद्र जी जवाब लेंगे, पूरा करने दीजिए। जमीन पर उतर करके जो है धूप में, बारिश में और ठंडी में संघर्ष करना होता है, लाठियां खानी पड़ती हैं। और कांग्रेस अगर तैयार हुई थी तो उससे तैयार हुई थी। अब प्रशांत किशोर जी कांग्रेस पार्टी को खड़ा कर देंगे, इस बारे में तमाम तरह के संदेह हैं। कांग्रेस पार्टी के भीतर अगर जो नेता हैं वहां के उत्तर प्रदेश के, वो अगर जो है अपना एक तरह से मजबूती के साथ उतरे और खड़े हों तो ये चुनाव तो नहीं, लेकिन उसके बाद की स्थितियां जो है, तमाम लोगों ने तमाम तरह के विकल्प सुझाए थे और उसमें जो है प्रियंका गांधी को भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश करने का, स्वयं जो है राहुल गांधी को भी पेश करने की बात हुई थी। क्या विकल्प पेश करती है, उसकी झोली से क्या जो है वो करिश्मा निकलता है कांग्रेस के, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी मुझे ऐसी कोई चमत्कारिक स्थिति नहीं लगती। बहन जी के बारे में एक बात वैदिक जी की टिप्पणी के साथ मैं जरूर जोड़ देना चाहता हूं। वैदिक जी ने ठीक ही कहा है कि जो है वो मायावती राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं दिखती। अब तक जो प्राप्त करती रही वो कांसीराम की जो कमाई हुई पूंजी थी, थाती थी, उसको उसके आधार पर प्राप्त करती रही हैं। लेकिन अगर स्वयं वो कोई कल्पनाशीलता का परिचय नहीं देंगी तो वो पूंजी धीरे धीरे छीज जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। एक रिएक्शन करना चाहते हैं देवेंद्र जी आपकी बात पर। देवेंद्र जी जवाब दीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? राजीव जी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है आपके। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अब हमारी आवाज सुन रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज आ रही है। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आदरणीय जो हमारे वरिष्ठ प्रकार अनुज कुमार त्रिपाठी जी ने जो कांग्रेस के बारे में कहा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस इस बार बहुत ही तैयारी के साथ और बहुत ही संगठनात्मक रूप से सशक्तिकरण के साथ में, और इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर विश्वास करके और निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर जी जिस तरीके से हमें कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में सहयोग दे रहे हैं, वो निश्चित तौर पर अप्रत्याशित है। हम लोग संगठन के काम में पिछले कई वर्षों से लगा हुआ हूं और मैं कई मंडलों का प्रभारी रहा हूं, काम किया हूं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं राजीव जी कि जिस तरीके से बूथ स्तर पे कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया जा रहा है, जनता की समस्याओं को हम लोग उठा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की बदहाली, उत्तर प्रदेश किसानों की जो समस्याएं हैं, ठीक है सर, जो मजदूरों की समस्याएं हैं, नौजवानों की समस्याएं हैं, बेरोजगारों की समस्याएं हैं, मजदूरों की समस्याएं हैं, उसको हम बहुत मजबूती के साथ उठा रहा हूं। ठीक है, जनता से मैं अपने को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है सर, जनता देगी जवाब। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय जनता जवाब देगी 2017 के चुनाव में कि आप कितना जनता से जुड़ पाए। हम लोगों को नेतृत्व दे रहे हैं। अब लीलावती जी के पास आने दीजिए। कोई अर्थयुक्त बात मैंने नहीं किया है कि उत्तर प्रदेश 2017 के लक्ष्य को हम लोग भेदने में सफल ना हो। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, पूरा विश्वास कर रहे हैं सर, हम पूरा विश्वास कर रहे हैं। चुनाव में सब सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अब लीलावती जी के पास जाने दीजिए। के लिए संघर्ष करके अब देखिए दिनेश जी एक टिप्पणी को आतुर होठ है बना करके उत्तर प्रदेश के जनता। दिनेश जी एक टिप्पणी को आतुर होठ है, आपकी इतनी लंबी प्रतिक्रिया पर वो अपने आप को रोक नहीं पाए। लीलावती जी एक छोटी सी टिप्पणी दिनेश जी की ले लें, क्योंकि ये मौका है, फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। दिनेश जी कहिए, आप मुस्कुराते हुए कुछ कहना चाह रहे हैं। राजीव जी, मुझे तो देवेंद्र प्रताप की इस बात पर थोड़ी सी
हंसी भी आ रही है, आश्चर्य भी हो रहा है कि मतलब और इन लोगों को कहने के लिए तो कहीं बन नहीं रहा। अरे हौसला तो देखिए उनका, जवाब दे पाए, ये तो भाषणबाजी कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि नहीं, हौसला नहीं देखिए। दिनेश जी, आप लोग जो समाज में केवल आग लगाना चाहते हैं, चुनाव में भी आपके सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने से देश की जनता ऊब चुकी है। देवेंद्र जी सुन लीजिए देवेंद्र जी बात सुन लीजिए, जनता बदलाव चाहती है। दिनेश जी की बात सुन लीजिए, देवेंद्र जी संक्षेप में कमेंट करिए। कांग्रेस ने देश को बहुत कुछ दिया। देवेंद्र जी आवाज मिल रही है, 2 साल सुन लीजिए भाई, दिनेश जी की बात सुन लीजिए, आपकी की बात पर बोल रहे बिल्कुल आपने जनता का विश्वास खो दिया है। बस ठीक है, अच्छा ठीक है, अब बात सुन लीजिए 10 सेकंड में दिनेश जी की, फिर हम लीलावती जी पर जाएंगे। बस ठीक है, हो गई आपकी बात। हाँ आप जी 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 बोलिए दिनेश जी, बोलिए। कह रहा था राजीव जी, हमने जनता पर विश्वास खो दिया, इसलिए जनता ने मैंने जनता का विश्वास खो दिया, इसलिए हमें जनता ने बहुमत दे दिया। और राजीव जी ने बहुत जनता पर विश्वास किया और ये 0 हो गए। मैं नहीं समझ रहा हूं किसी पार्टी, वही तो मैं रहा हूं, किसी मंडल में आप रहे होंगे प्रभारी ना, उस विधानसभा के चुनाव ने आपने जीता, उस लोकसभा के चुनाव को आपने जीता। एक अप्रत्याशित नहीं प्रत्याशित बात उत्तर प्रदेश में होने जा रही है कि आने वाले इस विधानसभा चुनाव में ठीक, अब जरा लीलावती जी पर आने दीजिए, फिर हम जरा उत्तर प्रदेश के सामाजिक माहौल पर भी एक चर्चा करना चाहते हैं। ठीक, लीलावती जी, आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने समाजवादी पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सुन लीजिए, अब जरा लीलावती जी को बोल लेने दीजिए। दिनेश जी, देवेंद्र जी, अब जरा लीलावती जी को बोल लेने दीजिए। वैसे भी डिबेट में आज थोड़ा लेट हो गया उनको आने में। लीलावती जी, आज आपकी सरकार कटघरे में खड़ी हुई, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हमला बोला और कहा कि जो मथुरा कांड था वो दरअसल सरकार की सरपरस्ती और जानकारी में ही हुआ था, क्या कहेंगे? सूप तो हंसे तहसे चालन कैसे हंसे, जिसका खुदे 72 छेद है। और जब बहुजन की सरकार थी तो उनके भी कामों को जनता ने देखा है। आज समाजवादी पार्टी की सरकार है, इस काम को भी जनता देख रही है। माननीय उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से सभी जात धर्म को छोड़ करके केवल विकास का काम किया है, 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया है विकास के मामले में, और वो काम कोई नहीं कर सकता है। चाहे लखनऊ का रेलवे मेट्रो देख लीजिए या विकास का मामला देख लीजिए, कोई भी मुद्दे पर आप जाइए, 55,000 महिलाओं को समाजवादी पेंशन दिया गया है, 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन दिया गया है। इसलिए समाजवादी पार्टी केवल विकास की बात करती है। ये लोग आपस में लड़ते रहे, बहुजन समाज पार्टी क्या कहने की बात है, वो तो टिकट बेचती हैं और एक एक टिकट का दाम 1-1 करोड़ रुपया होता है। मैं सभी जग जाहिर है, ये लोग सपना देख रहे हैं, मुंगेरी लाल का हसीन सपना। और चाहे वो भाजपा हो चाहे बसपा हो, ये दोनों तो कई बार मिल करके सरकार बनाई है। कौन मिला है कौन नहीं मिला है इसको सारी जनता जानती है। और हमेशा ये लोग आपस में मिले रहते हैं। अभी उपचुनाव हो रहा था, सारे लोगों ने रिकॉर्ड देखा है। और आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहती हूँ, ये लोग अपना वोट को ट्रांसफर कर देती है बीजेपी में और बीजेपी से मिल करके सरकार बनाती हैं। ये सभी जानते हैं। तो सुख तो हंसे तहसे चालन कैसे हंसे, जिसका खुद 72 छेद है। और मैं लीलावती जी, बस ठीक है, नॉन स्टॉप नहीं, अब आपके विकास पर एक रोशनी तो हम ऐसी महिलाओं के लिए उनकी मदद करते हैं जिससे कोई भी मुख्यमंत्री मिलना दूसरे सरकार में उचित नहीं समझते थे। वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी काम दे करके उनका सहयोग करके और हर क्षेत्र में उन्होंने विकास किया है। चाहे एम्बुलेंस का मामला देख लीजिए। ठीक है, हम उत्तर प्रदेश के सामाजिक परिदृश्य को भी थोड़ा समझना चाहते हैं सियासी माहौल में। हमें कमेंट तो लेने दीजिए लीलावती जी, लेकिन अरुण जी पहले जरा समाजवादी पार्टी की सरकार के विकास पर थोड़ा रोशनी डालिए। क्या वाकई अप्रत्याशित शब्द का जिक्र तो देवेंद्र जी ने किया, क्या उत्तर प्रदेश में अप्रत्याशित विकास हुआ है जिस वजह से समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दे को इस बार चुनाव में ले जा रही है? हालांकि पीछा कानून व्यवस्था का मुद्दा उनका करता रहता है, लेकिन डेवलपमेंट की बात बहुत हो रही है कि साहब मुख्यमंत्री ने ऐसा किया जो पिछले 40 सालों में कभी नहीं हुआ। अभी लीलावती जी कह रही थी, कैसे आके उनके विकास को हम नहीं, लीलावती जी की बात से मैं एक हद तक सहमत हूँ।
कि मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने विवादित बयान देने के बजाय और जो भी उनके सामने कानून व्यवस्था की चुनौतियां हैं वो अपनी जगह हैं, सामाजिक विभाजन और टकराव की चुनौतियां हैं वो अपनी जगह हैं, और मथुरा जैसे कांड भी हो रहे हैं वो भी अपनी जगह पे हैं, उनसे इनकार नहीं किया सकता, उन पे उनकी आलोचना भी हो रही, विवाद भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ कामों को उन्होंने किया है। और आगरा से लखनऊ के एक्सप्रेस वे का मामला है जो कि किसानों की जमीन का अधिग्रहण जो है वो बहुत ही टकरावपूर्ण मुद्दा होता था, खून खराबे वाला मुद्दा होता था। ग्रेटर नोएडा में चाहे वो जो है वो चाहे वो टप्पल का मामला हो, चाहे ग्रेटर नोएडा का मामला हो, तो हर जगह कहीं ना कहीं हिंसा हुई है। तो भूमि अधिग्रहण के बारे में उन्होंने एक जो है ऐसी नीति जो अपनाई जिसमें कि किसानों को जो चीजें स्वीकार्य हुई। अगर ये चीजें होती हैं, लखनऊ से बलिया तक का एक्सप्रेस वे बनता है तो कुछ ना कुछ चीजें प्रदेश के उसमें हलचल होंगी, कई पुल वगैरह भी उन्होंने बनाए हैं। तो डेवलपमेंटल वर्क प्लस जो सोशल जस्टिस का मामला है, चाहे पेंशन देने का मामला हो, चाहे युवाओं के लैपटॉप का मामला हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज का मामला हो, चाहे 1080 जो है महिलाओं के लिए हो, चाहे डायल 100 वगैरह का मामला हो, कुछ पहल उन्होंने की है। और वो चूंकि देखिए दोनों बातें हो रही हैं कि अखिलेश जी खुलकर अगर काम करने पाते तो प्रदेश में कानून व्यवस्था की तस्वीर भी कुछ और होती, और विकास की तस्वीर जो रफ्तार है वो उन्होंने साल 2 साल में जो रफ्तार पकड़ाई है उसको लोग देख रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कानून बार बार जैसे ही उनके विकास का सूर्य चमकने लगता है तैसे ही कानून व्यवस्था के बादल आकर के उनको ढक लेते हैं। तो ये ग्रहण की जो स्थिति उनके जो है वो उनके प्रशासन पर, उनके मुख्यमंत्रित्व पर जो बार बार आती है, इसको वो खुद बताएं, वो उनके पास ही ये कर्तव्य होगा। और ये अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीति उन्हें खुद ही बनानी पड़ेगी कि डेवलपमेंटल एजेंडा को और सोशल जस्टिस के एजेंडा को लेकर के वो कैसे बढ़े। निजी तौर पे वो एक भले मुख्यमंत्री हैं, एक्सेसिबल हैं, डीवीसी बातें नहीं करते, और शायद वो उस तरह के कास्टिस्ट माइंडसेट के भी नहीं है, वो मॉडर्न माइंडसेट के हैं, वो मंडल कमंडल के माइंडसेट के भी नहीं है। तो उत्तर प्रदेश को मंडल कमंडल के टकराव से भी वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सामाजिक लेकिन जो सामाजिक स्थिति है राजीव जी, उसके बारे में जरूर हमें सोचना होगा। और मैं किसी पार्टी पर कोई एलिगेशन लगाए बिना ये बात कहना चाहता हूं कि हर पार्टी के कुछ सामाजिक जनाधार हैं और उन सामाजिक जनाधारों का अपना एक चरित्र है। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार है उसमें हिंसा संबंधी, उसमें जो है वो एक तरह से जो है वो वायलेंस अगेंस्ट बॉडी वाले जो क्राइम है उसका नेचर कम रहता है। लेकिन जो करप्शन है, जो पैसे का लेन देन का मामला है, वो सारी चीजें उसमें एनॉर्मस अमाउंट में रहती हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो है वो सपा के सरकार में जो उनका जनाधार है उसमें वायलेंस अगेंस्ट बॉडी भी होती है, और वायलेंस या जो है वो लॉलेसनेस रिगार्डिंग मनी भी होती है, लैंड भी होती है। और दूसरी चीज जो भारतीय जनता पार्टी का मामला है उसका एक मिला जुला मामला है, उसमें जो है वो क्राइम अगेंस्ट कम्युनिटी, अच्छा एक तरह से जो है वो एक तरह से जो बायस अगेंस्ट कम्युनिटी, तो वो सारी चीजें होती हैं। तो मुझे लगता है कि जो पार्टियां शासन करने जा रही हैं उनको कम से कम इन चीजों से मुक्त हो करके और एक अपने आप को एक तटस्थ तरह से जब शासन में आए तो चलाएं। जैसे कल्याण सिंह भी एक दौर में आए थे, उनके शासन की तारीफ होती थी। राजनाथ जी आए थे जिन्होंने नकल विधेयक लाया था, मतलब पास किया था, जिसके तहत नकल करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, लेकिन हुआ उल्टा, उन्हीं राजनाथ जी को प्रदेश के युवाओं ने हरा दिया क्योंकि वो नकल विधेयक लाए थे। तो सिर्फ पार्टियों का ही दोष नहीं है, दोष इस समाज का भी है जो भ्रष्ट और अपराधी लोगों की इज्जत करता है और उन्हें चुनाव जिताता है। अगर इस समाज के नायक जो है भ्रष्ट और अपराधी लोग होंगे और जनता, और गांव-गांव में आप जाइए, चौराहों पे जाइए, जो गुंडे और बदमाश हैं उनका इतना गुणगान होता है इस समाज में कि समाज की तरफ भी देखना होगा। ये हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है, समाज के बौद्धिकों की भी जिम्मेदारी है और राजनीतिक दलों की तो प्रमुख जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को जो है एक तरह से साइडलाइन करें, तिरस्कृत करें, बहिष्कृत करें, मुख्यधारा की राजनीति में न लाएं, उन्हें सत्ता मत दें और समाज भी खड़ा हो ऐसे लोगों के खिलाफ, तभी बचेगा, वरना मुश्किल बहुत है। हम अब टिप्पणी ले लेते हैं, पहले दिनेश जी से ले लेते हैं। दिनेश जी, एक तो अखिलेश सरकार के विकास पर अपना नजरिया रखिएगा, और दूसरा ये जो सामाजिक परिस्थिति है जिसमें समाज की भी जिम्मेदारी और राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी है, क्या ऐसी स्थिति परिस्थिति हम कभी देखेंगे जिस तरफ अरुण जी इशारा कर रहे हैं?
नहीं, दो चीजें, एक तो आप विकास की बात रहे हैं, अखिलेश सरकार की जो कोई भी सरकार होती है, कोई भी मुख्यमंत्री होता है, कोई भी प्रधानमंत्री होता है, इसी बात के लिए होता है कि वो विकास के काम करें। और अगर विकास आप उत्तर प्रदेश में देखिए तो सिर्फ 1-2 जिलों का विकास छोड़कर पूरे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा विकास नहीं हुआ है कि जिसको हम विकास कह सकें। अगर रोजगार के मामले में देखते हैं तो बार बार मैं कहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक परिवार के लोगों को विकास मिल गया, रोजगार मिल गया है। उस मुलायम सिंह यादव के परिवार में कोई बेरोजगार नहीं रह गया। तो सिर्फ अगर मुलायम सिंह यादव के परिवार में कोई बेरोजगार नहीं रह गया तो क्या पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति आ गई? इसलिए नहीं आई है। दूसरी, अगर विकास हुआ है तो भ्रष्टाचार में विकास हुआ है, विकास हुआ है तो कानून की जो जर्जर व्यवस्था उत्तर प्रदेश में जंगल राज हो गया तो जंगल राज में विकास हुआ है, बलात्कार में हुआ है, चोरी की घटनाओं में विकास हुआ है, अपहरण की घटनाओं में विकास हुआ है, गुंडेगर्दी में विकास हुआ है। ये अखिलेश सरकार का विकास है। और दूसरी आप कह रहे हैं सामाजिक ताना, एक करके बस एक करके आ रहे हैं, बस आ रहे हैं, आपसे लेंगे रिएक्शन, उन्हें पूरा कर लेंगे, 20 सेकंड में खत्म करिए सर। जरा शांत रहिए। आप अभी आपसे पूछेगा तो आप बताइएगा। आप भी महिला है ना, उत्तर प्रदेश में किस तरह का महिला उत्पीड़न हो रहा, अभी आपका नंबर आएगा तो आप बता दीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो हम दिन तारीख के साथ सिलसिलेवार घटना बताएंगे, समय नहीं है। फिर किसी दिन आप आइएगा, चर्चा करिएगा लीलावती जी। और दूसरी चीज, सामाजिक समरसता की आप बात करें, ये बहुत दिन हो गया राजीव जी, अभी अरुण जी कह रहे थे बहुत दिन हो गया जाति और धर्म की राजनीति। अब ये बंधन टूट रहा है। सिर्फ गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद एक जाति के लोगों का काम होगा, एक जात के लोग पोस्टिंग होगी। आप किसी भी आयोग को देख लीजिए, सारे उनके अध्यक्ष एक जात के लोग बनाएंगे। तो उत्तर प्रदेश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। नहीं, वो तो अलग बात है दिनेश जी। राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी की तरफ भी ध्यान दिला रहे थे अरुण जी। नहीं, और दूसरा वो राजनीतिक जिम्मेदारी क्या बीजेपी लेने को तैयार है? हाँ, नहीं, उस सवाल का आप बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, मैं उसी पे आ रहा था कि देखिए दो चीजें हैं। एक तो राजनीतिक दलों को भी जिम्मेदारी लेनी होगी और दूसरी चीज अरुण जी कह रहे थे समाज को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। और ये समाज भी अब जिम्मेदारी ले रहा है और राजनीतिक दल भी जिम्मेदारी ले रहे हैं। जो राजनीतिक दल जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, समाज उनको सबक सिखा रहा है। आज किस दल की बात करते हैं? समाजवादी पार्टी में समाजवाद है कि परिवारवाद है? वहां कौन सा दल है? मायावती के दल में कौन सा दल है मुझे बताइए ना, व्यक्ति को छोड़कर। कांग्रेस पार्टी में कौन सी पार्टी है एक परिवार को छोड़कर? इसलिए समाज ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम कर रहा है। समाज आज उत्तर प्रदेश का समाज और पूरे देश का समाज वो सबका साथ और सबका विकास चाहता है। अरुण जी, छोटा सा कमेंट हम जरा लेना चाहते हैं आपकी बात पर। देवेंद्र जी से भी कमेंट लेना चाहते हैं। सुन लीजिए, अरुण जी भी कुछ कह रहे हैं। दिनेश जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जो समाज पैसा लेकर के प्रधानी और विधायकी और सांसदी के चुनाव में वोट देता है, वो समाज क्या जो है एक तरह से जो है स्वस्थ प्रशासन और स्वस्थ राजनीति देगा? नहीं, ये चिंता का विषय है अरुण जी, ये आपकी चिंता है, हमारी पैसे बटते हैं दिनेश जी, पैसे बटते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि परिवर्तन हो रहा है। एक कमेंट जरा देवेंद्र जी से भी ले लें इसी बात पर। परिवर्तन हो, वही मैंने कहा, आपका प्रश्न बिल्कुल लाजमी है देवेंद्र जी। वो परिवर्तन निश्चित एक तो जल्दी से जरा उत्तर प्रदेश के विकास को आके जो लीलावती जी कह रही हैं, और राजनीतिक दल क्या अपनी उस जिम्मेदारी को समझेंगे जिसका जिक्र यहां हो रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो समस्या है वो बड़ी समस्या है। एक विकास के नाम पे केवल लोगों को धोखा मिला है। एक जात विशेष के लोगों को छोड़ के बाकी समाज में हर वर्ग को केवल जो है मायूसी हुई है। कुछ जिलों को छोड़ करके बाकी पूरा उत्तर प्रदेश विकास के नाम पे अछूता रहा है। ये निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के खिलाफ 2017 में जाएगा। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की और बहुजन समाज पार्टी के, तो इनको भी जनता उत्तर प्रदेश में कई बार देखी है। ठीक है, इनके नारे विकास के नारे ना हो करके केवल समाज में नफरत पैदा करने का, जात के नाम पे। ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है सर, समय आज बहुत कम है। होता है। ठीक है सर, ठीक है, फिर किसी दिन लंबी चर्चा करेंगे है जी। कि उत्तर प्रदेश की जनता
सर्वधर्म समभाव, भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब, विकास सारी के चीजों नाम पर पे ध्यान। ठीक है सर, कांग्रेस ठीक है पार्टी लीलावती के जी, आज साथ समय है, बहुत कम है। मैं तो कांग्रेस पार्टी की हम सरकार आपकी प्रतिक्रिया नहीं ले हमेशा पाएंगे। बहुत विकास शुक्रिया बात लीलावती करती जी है, हमारे साथ जुड़ने हमेशा के लिए। देवेंद्र जी सद्भाव की आपका बात धन्यवाद, करते दिनेश जी हैं, आपका बहुत बहुत हमेशा शुक्रिया, राष्ट्रीय अरुण जी आप आज की इस डिबेट में आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्राइम एजेंडा यहीं तक, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जा रही है। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड